बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काली सी थी। जब भी मालकन मुझे देखती तो कहती, रानी आजा तेरा फेशियल कर दूं, तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं इनकार कर देती। एक दिन मालकन ने ज़बरदस्ती मेरा फेशियल करते वक्त ऐसी मसाज की कि मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो मैं खुद को पहचान तक ना सकी, क्योंकि मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यूं मालकन मुझे हैरान होता देखकर कहती, ये सब मेरे पार्लर का कमाल है। एक दिन मैंने छुपकर पार्लर में लगे कैमरे से अपनी वीडियो देखी तो मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया, क्योंकि मालकन मेरे खूबसूरत नैन नक्श को देखकर गुरविदा हो गई थी। वो हर रोज़ इसरार करती कि रानी आ जाओ, मैं तुम्हारा फेशियल कर दूं। मैं हंस देती और कहती कि बाजी हमने फेशियल करके करना ही क्या है, सारा दिन मिट्टी धूल और धूप में काम करना पड़ता है। इधर फेशियल किया तो उधर ज़ाया हो जाएगा। बाजी हंसकर कहती कि तुम मत सोचो इन बातों को, ज़ाया जाता है तो जाने दो, एक बार मेरा शौक तो पूरा हो जाएगा। दरअसल मुझे अपने रंग रूप की इतनी परवाह नहीं थी। हमारी सारी बरादरी ही ऐसे दबे दबे रंगों से भरी पड़ी थी, इसलिए ना कोई बात सुनाता और ना ही ताना देता था। बाजी ने इसरार करके मुझे पकड़ ही लिया था और मेरा फेशियल करने लगी थी। मैं सो गई थी। जब सोकर उठी तो ये देखकर जान ही निकल गई कि मेरी बाजी तो मेरे। आज फिर बाजी ने जोर लगा दिया था कि रानी आज तुम घर का कोई काम ना करो, बल्कि यहाँ आकर बैठ जाओ मेरे पास। आज मुझे अपनी मनमानी करने दो। आज मैं वाकई बहुत थकी हुई थी, दिल नहीं चाह रहा था काम करने को। आरामदायक कुर्सी पर बैठकर चेहरे का मसाज करवाने से अच्छी बात और क्या हो सकती थी। मैं आराम से जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बाजी आराम आराम से फेशियल करने लगी। मुझे गुनूदगी होने लगी। यूं ही फेशियल करवाते करवाते मेरी आंख लग गई और मुझे खबर ही ना हुई कि मैं कब सो गई। जाने कितने घंटे मैं सोती रही। जब आंख खुली तो आईना देखकर कांप गई। मैं खुद को पहचानने से कासिर थी। मैं बोली, बाजी ये क्या है? रानी कहाँ गई और आईने में नजर आने वाली इतनी खूबसूरत दुल्हन कौन है? बाजी हंसती थी, बोली, रानी तुम बिला वजह कितरा रही हो। देखो मेरे पार्लर का कमाल, तुम्हें तो मैंने परी बना दिया है। मैं बोली, बाजी अब मेरे दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं मुंह धो लूं। बाजी बड़ी खुश थी, जबकि मैं खुद को आईने में देख देकर मुस्कुराती जा रही थी। मजदूर बंदा ज़्यादा देर खुश भी नहीं हो सकता। शाम होने वाली थी, इसलिए मैंने मुंह धोया और घर चली गई। घर जाते ही अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, रानी ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है? मैं खुशी खुशी अम्मी को सारी दास्तान सुनाने बैठ गई। मैं बोली, अम्मी बाजी ने मेरा फेशियल किया और फिर मुझे दुल्हन बना दिया। जब मेरी सच में शादी होगी ना तो मैं बाजी से मेकअप करवाऊंगी। तुम देखना पूरी बरादरी की लड़कियां जलकर राख हो जाएंगी मुझसे। अम्मा गुस्से से बोली, चुप कर जा, क्या ओल फोल बके जा रही हो? ये अपनी शक्ल देखो कैसे नीलो नील हुई पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे अपनी बाजी से खूब मार खाकर आई हो। मैं अम्मी की बात सुनकर सहम गई। जल्दी जल्दी उठकर आईना देखा तो कांप गई। मेरा पूरा चेहरा नीला हुआ पड़ा था। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उड़कर बाजी के पास जा पहुंचूं और उसका गला दबोच लूं। लगता है उसने मेरे चेहरे पर ख़राब मेकअप कर दिया था। मैं सारी रात गुस्से से लौटती रही। सुबह सबसे पहले उठकर मैंने अपना चेहरा आईने में देखा। हर किस्म के दाग धब्बे दूर हो चुके थे। मेरा चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। मेरा दिल बाग बाग हो गया था। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने मेरी नज़र उतार दी। मैं जब बाजी के घर काम के लिए गई तो उन्हें सारी दास्तान सुनाकर बोली, बाजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था? बाजी बोली, ये फेशियल किट इम्पोर्टेड है। अगर 7 दिन तुम मुझसे हर रोज़ फेशियल करवाओगी तो तेरे घर वाले तुम्हें पहचान ना पाएंगे। मैं अंदर ही अंदर खुश तो बड़ी हो गई, मगर मैं बोली, बाजी काम का क्या बनेगा? बाजी बोली, कोई बात नहीं, काम को तुम गोली मारो। वैसे भी मेरे दोनों बच्चे अभी नानी के घर हफ्ता भर ठहरने के लिए गए हैं। वही घर में गंद डालते हैं। अब तो मेरा घर शीशे की तरह चमकता है। शौहर तो वैसे भी रात गए घर लौटते हैं
तुम हर तरफ से बेफिक्र हो जाओ, तनख्वाह भी तुम्हें पूरी मिला करेगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हें दुगना तनख्वाह दूंगी। मैं बाजी की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने सोचा कि इस सब में बाजी का आखिर क्या फ़ायदा है। एक तो वो मुझसे काम नहीं ले रही, दूसरा इतना महंगा फेशियल और मेकअप भी कर रही है, वो भी मुफ्त में। मेरे दिल में शक की कोंपल फट गई, मगर फिर सोचा कि मुझे बिला वजह शक करने की ज़रूरत नहीं है बाजी पे। ज़रूरी नहीं है कि कोई अपना फ़ायदा देखकर ही किसी के साथ भलाई करे। मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर फेशियल करवाने लगी। मेरी बाजी के हाथों में जादू था। वो जैसे ही मसाज शुरू करती, मैं नींद की वादियों में खो जाती थी। जब मैं सोकर उठी तो आज फिर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज भी मेरे चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगा हुआ था। मैं जल्दी से उठी, लेकिन इतना ज़ोर का चक्कर आया कि मैं कुर्सी पर गिर गई। बाजी बोली, आराम से रानी, अभी तो गहरी नींद से उठी है, अभी चक्कर आएंगे तुम्हें। मैंने सर हिला दिया और आराम से बैठ गई। जब मैं ज़रा संभली तो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं आज कल से ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैं बाजी के पास जाकर बैठ गई और बोली, बाजी एक बात कहूँ आपसे? वो बोली, हाँ रानी कहो, क्या कहती हो? मैं बोली, बाजी मेरी शादी होगी तो आप मेरा मेकअप कर देंगी? बाजी एकदम बौखला गई। वो बोली, क्यों रानी, तेरी शादी कब है? क्या तू मेरे घर का काम छोड़कर चले गई यहाँ से? इतनी भी क्या जल्दी है तुझे शादी करने की? अभी सब्र कर ले, बाद में तो मियाँ की मार होती है या फिर सुबह शाम बातें सुननी पड़ती हैं। मैं हंसकर बोली, बाजी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे दरवाजे पर मेरी बारात आई खड़ी हो। मेरा तो अभी रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ। मैंने तो ऐसे ही आपसे एक बात कर दी थी। बाजी का चेहरा एकदम खिल सा गया। वो बोली, हाँ रानी, मैं तेरी शादी का भी मेकअप कर दूंगी। मैं घर जाते हुए यही सोचती रही कि बाजी मेरी शादी की बात सुनकर क्यों इतनी घबरा गई थी। ये क्या माजरा है आखिर। इतने में घर आ गया। अम्मा मुझे देखकर दौड़कर मेरे पास आई और बोली, क्या बात है बेटा, तेरा एक्सीडेंट हो गया था क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं बोली, अम्मा तू अपने प्यारे से मुंह से कभी तो अच्छी बात निकाल लिया कर, तुझे क्या लगा मेरा एक्सीडेंट हो गया होगा? अम्मा बोली, तेरे माथे से ये जो बफल बफल कर खून बह रहा है, इस वजह से कह रही हूँ मैं। ये चोट तुझे लगी कैसे है? अम्मा की बात सुनकर तो मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने माथे को छुआ तो मेरी उंगलियां सुर्ख हो गई थीं। आईना जाकर देखा तो सारा चेहरा सुर्ख हुआ पड़ा था। मैंने मुंह पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। खून जम गया था, जबकि मेरे चेहरे पर एक गहरा सॉकेट लगा हुआ था। मैंने रोने लगी। मैं बोली, अम्मा इस कटे हुए माथे वाली लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अम्मा ने मेरी कमर पर धक्का रसीद किया और बोली, तुझे तो दिन रात उठते बैठते बस शादी के ख्वाब ही आते रहते हैं। मैं चुप कर गई। दिल बड़ा दुखी था। रात का खाना भी न खाया, मगर सुबह जब शीशा देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा बेचारी भी भागते हुए मेरे पास आ गईं और बोली, रानी क्या हो गया है तुझे? मैं बोली, अम्मा ये देख मेरे चेहरे से निशान गायब हो गया है। अम्मा ये देखकर हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, रानी मैं जान गई हूँ कि यह सब तो अपनी बूढ़ी माँ को तंग करने के लिए करती है। न जाने तू मुझसे किस चीज़ का बदला ले रही है। इससे अच्छा तो ये है कि तू एक बार ही मेरा गला घोंट कर मुझे मार दे, ताकि तेरे दिल में कोई अरमान बाकी ना रहे। मैंने अम्मा को गले लगा लिया और बोली, अम्मा तेरे सर की कसम, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती। न जाने ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन तू फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। अम्मा को तो मैंने दिलासा दे दिया, मगर मेरा खुद का दिल डर रहा था कि न जाने ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं काम पर पहुंची तो बाजी बोली, क्या बात है रानी, आज बड़ी परेशान सी लग रही है तू। मैं बोली, बाजी कल घर गई तो माथे से मेरे खून बह रहा था। अम्मा भी परेशान हो गई मुझे देखकर। माथे पर बड़ा गहरा कट लगा हुआ था, मगर जब सुबह हुई तो मुंह साफ सुथरा था। बाजी बोली, रानी तू भी पागल है। मैंने कल जाते हुए तेरे माथे पर
मेकअप ही ऐसा किया था कि तुझे लगे कि खून निकल रहा है। वो मेकअप मैंने कल ही यूट्यूब से सीखा था। तू भी जल्दी है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है रानी। अब मुझे बाजी पर शक हुआ था। मैं जान गई थी कि वो झूठ बोल रही है, मगर इस झूठ के पीछे छुपी वजह को मैं जान ना पाई। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब मैं कुछ जलने की बू से चूक गई। मैं एकदम से उठकर भागी तो बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, रानी तू किधर जा रही है? मैं बोली, बाजी कुछ जलने की मुझे बू आ रही है, किचन में जा रही हूँ, देखूं तो सही क्या जल रहा है। बाजी हंसकर बोली, कुछ भी नहीं जल रहा, तुझे बस वहम सा हो रहा है। मैंने गहरी गहरी सांस खींची। मैं बू सूंघ सकती थी, सच में कुछ जल रहा था, लेकिन बाजी मुझसे कुछ छुपा रही थी। बाजी ने क्यों कहा कि कुछ नहीं जल रहा? बाजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और बोली कि इधर बैठकर फिशल का मजा लो। देखो मैं कितने आराम से तुम्हारे चेहरे पर मसाज करती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने आज दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं आज फिशल करवाते हुए हरगिज़ नहीं सोऊंगी। देखूं तो सही बाजी मुफ्त में मेरे लिए से सब कुछ क्यों करती हैं? वो मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों है आखिर? मैं अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेरा जी मतलाने लगा। मैं उठकर बाथरूम की जानिब भागी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कभी चक्कर आ जाते हैं मुझे तो कभी मतली हो जाती है मुझे। मैं जब बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो बाजी का चेहरा खुशी के मारे सुर्ख हो गया था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गई, बाजी क्यों इस कदर खुश हुई हैं? मैं कुर्सी पर बैठी और बाजी के चेहरे को आईने से देखती जा रही थी। वो बड़े मसरूफ से अंदाज में अपना काम कर रही थी। न जाने उनको देखते देखते कैसे मेरी आंख लग गई। मैं सोकर उठी तो खुद को कोसने लगी कि आज भी बाजी का राज ना जान पाई मैं उठ बैठी तो मुझे एक बड़ी सी कतार नजर आई। वहाँ औरतें ही औरतें थी। मैं बाजी से बोली कि ये औरतें कौन है बाजी? बाजी बोली, ये सब औरतें मुझसे फिशल करवाने आई हैं। जो फिशल मैं तुम्हारा मुफ्त में करती हूँ ये 10,000 देकर करवाएंगी। मैंने सर हिला दिया। फिर मैंने अपना सज्जा सजाया रूप देखा, मगर आज मुझे किसी किस्म की कोई खुशी ना हुई थी, क्योंकि मेरा सर चकरा रहा था, जिस्म की दर्द की वजह से चूर चूर हो रहा था। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और घर जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं हाय हाय करती जा रही थी। अम्मा मेरे सिराने खड़ी रो रही थी। अम्मा बोली, रानी बेटा तू तो बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है। तू तो कहती है कि तेरी मालकन तुझसे काम नहीं लेती, बस कुर्सी पर बैठकर मुंह पर लेपा पोती करती है। तो तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे है? चेहरा इतना जर्द है जैसे तुझ में एक कतरा भी खून का ना बचा हो। गोश्त ऐसे लगता है कि तेरा हड्डियों से लग गया है। फिर अम्मा एकदम चौंक कर बोली, कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलूं मैं। मगर मैं बोली, अम्मा सुबह ले जाना, अभी तो चक्कर ही इतने आ रहे हैं कि चली तो गिर जाऊंगी। अम्मा गुस्से से बोली कि तू तो बिल्कुल ही अपना ख्याल नहीं रखती। तेरे साथ लड़कियां भी लोगों के घरों में काम करती हैं, मगर किसी एक का भी हाल तेरे जैसा नहीं है। वो तो हर वक्त तैयार श्यार रहती हैं। अब बस तेरा काम ख़त्म, तू नहीं करेगी किसी के घर का काम। मैं जानूं और मेरा काम जाने, तू घरदारी करेगी, तेरे लिए मैं कमा कर लाऊंगी। मैं चुप कर गई। ऐसे ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली तो मैं अम्मा से बोली, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुझे भी तो मालूम है ना कि मैं 9 बजे बाजी के घर काम के लिए चली जाती हूँ। अम्मा बोली, मैंने तुझे रात में ही कह दिया था कि तू अब किसी के घर काम नहीं करेगी, तू बस सिर्फ आराम करेगी। हम दोनों माँ बेटी अभी बात ही कर रही थी कि अम्मा का नन्हा सा मोबाइल शोर करने लगा। अम्मा ने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। अम्मा बोली, मालकन आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो आज आपके घर नहीं आ सकेगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। पता नहीं बाजी क्या कुछ बोलती चली जा रही थी। अम्मा बोली, मालकन मैं कुछ नहीं कर सकती, पैसे से ज़्यादा मुझे अपनी बेटी अजीज़ है।
अम्मा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, तू तो अपनी इस वो मालकन की इतनी तारीफ़ें किया करती थी क्या? वो तो इतनी खुदगर्ज औरत है। कह रही थी कि रानी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनाडोल गोली दो, ठीक हो जाएगी रानी, और इसे अब मेरे घर लाजमी भेज दो। मैं चुप कर गई। अम्मा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि हमारे घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। फिर मालकन हमारे घर दाखिल हो गई। वो बोली, रानी तू अभी तक यहाँ बैठी है? मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा भी था कि वो तुझे मेरे घर छोड़ जाए। तू नहीं जानती क्या, आज फिशल का चौथा दिन है। तू आज ना आई तो गज़ब हो जाएगा। तू इतनी बदसूरत हो जाएगी कि पहचानी भी न जाएगी। मैं बाजी की बात सुनकर डर गई। मैं चारपाई का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। मैं बोली, बाजी मैं चलने को तैयार हूँ। अम्मा जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बैठ जा आराम से रानी, तू आज डॉक्टर के पास जाएगी। बाजी एकदम ही अपना मालकन वाला मकाम भूलकर अम्मी की मिन्नत समाजत करने लगी। वो बोली, अम्मा जी रानी को मेरे साथ जाने दें, वहाँ भी तो इसने आराम ही करना है, मैंने कौन सा इससे काम करवाना है। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त दी। मैं बाजी की गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि बाजी ये सब कुछ क्यों कर रही है, इसका इसमें फ़ायदा ही क्या है। मैंने सोचा कि आज तो मैं लाजमी बाजी का राज जानकर ही रहूँगी। यूँ हम जब बाजी के घर पहुँचे तो हमारा इस्तकबाल अजीब सी बदबू ने किया, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन मैंने बाजी से जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि बाजी ने कौन सा मेरी बात मान लेनी है। खैर मैं कुर्सी पर बैठ गई, मगर ये क्या, अभी बाजी ने मसाज शुरू ही की थी कि मुझे फिर से नींद आने लगी। मैंने जब सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। मैं चकराते सर को संभाल कर कुर्सी से उतर आई और सोफे पर बैठ गई। मुझे यूँ फुर्सत से बैठा देखकर बाजी बोली, रानी तू आज बड़ी देर तक सोती रही, ऐसा करके अपने घर चली जा, तेरी वालदा भी तेरी मुंतज़िर होगी। मैं बोली, बाजी चक्कर ज़रा कम होते हैं तो जाती हूँ। बाजी असबात में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का तो बेसब्री से इंतज़ार था। मैं उठकर खड़ी हो गई और यहाँ वहाँ चीज़ें उठा उठा कर देखती रही कि कोई सुराग मेरे हाथ लग जाए, मगर मुझे कुछ भी नज़र न आया। तब भी मेरी नज़र एक नन्हे से कमरे पर पड़ी। वो पार्लर की देखभाल के लिए लगाया गया था। मेरे दिमाग ने एकदम से काम करना शुरू कर दिया। ये कैमरा बाजी 1 महीना पहले ही लेकर आई थी, तब बाजी का पार्लर भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। बाजी ने फुर्सत से बैठकर मुझे वो कैमरा चलाना सिखाया और ये भी बताया था कि इसमें वीडियो कैसे देखते हैं। मैं 7 जमातें पास थी, इसलिए जल्दी सीख गई थी। इस कैमरे का कंप्यूटर दूसरे कमरे में लगा हुआ था। मैंने जहाँ वहाँ नज़र घुमाई तो कोई भी न था। मैं दबे कदमों से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ टीवी मौजूद था। मैंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली और जाके सामने बैठी। मैंने बटनों को छेड़कर 5 घंटे पहले वाली वीडियो निकाल ली थी। मैं कंप्यूटर में नज़र आने लगी। मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी, बाजी मेरा मसाज कर रही थी। फिर उसने एक डबिया उठा ली और दवाई अपनी उंगली पर लगा ली। फिर मेरे नाक के पास की तो मैं सो गई। बाजी ने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप किया। फिर आगे जो कुछ हुआ वो देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। बाजी एक गड्ढा और चंद कागज़ लेकर आई। वो कागज़ जलाकर इसने गड्ढे के अंदर सुइयाँ घोंपना शुरू कर दी। मैं शदीद खौफज़दा हो गई। मैंने जल्दी से वो सब को छोड़ा और अपने घर की जानिब भाग खड़ी हुई। मैं लरज़ रही थी। घर जाते ही मैं चारपाई पर गिर गई। अम्मा ने मुझसे मेरी तबीयत के मुताल्लिक पूछा तो मैं रोने लग गई। मैं बोली, अम्मा मैं ठीक नहीं हूँ। अम्मा मुझे किसी पीर फ़कीर के पास दम डलवाने ले जा। अम्मा भी डर गई। वो मुझे एक बहुत ही पहुँचे हुए पीर के पास ले गई। उसने मुझ पर दम डाला और मेरा हिसाब किया तो बोला, इस लड़की पर काले जादू के बहुत ही ख़तरनाक वार चले हैं। वार ऐसे हैं कि या तो ये पागल हो जाएगी
या सिसक सिसक कर ये मर जाएगी हमेशा के लिए। अम्मा और मैं एक दूसरे के गले लग कर रोने लगे। पीर बोला कि ये कुरानी आयात सुबह शाम पढ़कर खुद पर फूंका करो, सूरह रहमान पढ़कर दम करके पानी पिया करो, इंशाअल्लाह तुम्हें आफाका पड़ेगा। हम दोनों माँ बेटी घर आ गईं। मैं सारी रात कुरान पाक पढ़ती रही। मैं यही सोच सोच कर सूखती चली जा रही थी कि आखिर बाजी ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। उसने मुझ पर काला जादू क्यों किया था। मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ था। सुबह बाजी का फिर से फ़ोन आया तो मैंने अम्मी को इशारा किया कि वो बाजी को कह दे कि वो जो मुझे गाड़ी पर लेने आ जाए। अम्मी ने कह दिया। आधे घंटे के बाद बाजी हमारे घर पर मौजूद थी। वो बोली, रानी जल्दी जल्दी उठो, देर हो रही है। मैं बोली, बाजी घड़ी भर कर यहाँ बैठ जाए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बाजी बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो रानी। मैं बोली, बाजी आजकल तो नफ्सा नफसी का दौर है, हर शख्स को खुद अपनी ज़ात की बड़ी पड़ी होती है। आप मुझ पर इस कदर क्यों मेहरबान थी, ये बात मुझे समझ ना आती थी। फिर मैं अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो आप पर शक हुआ। मैंने पार्लर में लगे कैमरे से देखा कि आखिर सच्चाई क्या है। बाजी वो गट्ठा और तावीज़। बाजी एकदम से बौखला गई। मैं बोली, बाजी हम पीर के पास दम डलवाने गए तो उसने कहा कि मुझ पर काले जादू का वार चला है। आपको पता है क्या, मैंने पीर से कहकर वो काला जादू उस औरत के बच्चों पर वापस पलटा दिया है जिसने मुझ पर जादू करवा दिया है। आखिरी बात मैंने झूठ बोली थी, मैं फ़कत बाजी को डराना चाहती थी, वरना मैं इतनी गिरी हुई हरकत कहाँ कर सकती थी। बाजी एकदम डर गई थी। वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और सिसक सिसक कर बोली, रानी ये सब कुछ मैंने किया है तेरे साथ, और वो काला जादू मुझ पर पलटा दे मगर मेरे बच्चों को बख्श दे। रानी तू नहीं जानती मैं कितनी मजबूर हूँ। मेरा शौहर जुआरिया है, वो जो कुछ कमाता है जुए में हार जाता है। मैं और मेरे बच्चे फाके तक सहते रहे हैं। फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया और अपने घर में पार्लर खोल लिया, मगर ये भी नाकाम होता हुआ नज़र आया तो मैं रोज़ी की बरकत के लिए तवीज़ लेने चली गई। वहाँ का आमिल बैठा था, वो बोला, काला जादू कर लो, 100% कामयाबी होगी। तुझे बस करना यही है कि एक कंवारी दुल्हन के सामने बैठकर 7 दिन चिल्ला काटना है, तेरा काम हो जाएगा। मुझे सबसे पहले रानी तेरा ही ख्याल आया था। मैं नहीं जानती थी कि इस काले जादू का कोई नुकसान भी है, वरना मैं भूखी मर जाती, मगर ये सब ना करती। तो मुझे माफ़ कर दे, मैं आज ही वो गट्ठा और तावीज़ पानी में बहा दूंगी। बाजी रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई। वो बोली, मैं और मेरे बच्चे भूख काट लेंगे, मगर मैं ये हरगिज़ गवारा नहीं करूंगी कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। मुझे बाजी की बातों में सदाकत नज़र आई, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। बाजी अपनी बात की पक्की थी, उसने तावीज़ वगैरह बहा दिए थे। मैं एक ही शब में बेहतर हो गई थी। अब बाजी की मेहनत देखकर औरतें बड़ी दूर दूर से उनके पास आती थीं। बाजी का काम निकल पड़ा था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ काम पर लगा लिया था और अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। बाजी बोली, तू अब किसी के घर काम नहीं करेगी रानी, बल्कि अपना पार्लर खोल लेना, इस तरह तेरा रिश्ता भी अच्छी जगह से आ जाएगा। और आखिरकार बाजी के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर मैं हंसने लगी। तो दोस्तों, किसी के साथ भी अपने मफाद के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।